यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात की जाएगी आज की क्लास में। तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है सबको? स्क्रीन पे स्क्रीन शो हो रही है बेटा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहला है कि ये एक चार्ट बना हुआ है एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 शेड्यूल 2.4 ए और बी में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कंसिडरेशन है या नहीं है। तो किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने, किसको हम पीछे पढ़ के आए हैं थ्योरी में, या एक तरह से उसका आपको मिल जाएगा एक फ्लो चार्ट के रूप में। तो देखो, सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस है बेटा। ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस में आपका दो तरह का ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। तो आप दो तरह से ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट कर सकते हैं। नंबर एक है परमानेंटली आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि टाइटल ट्रांसफर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी कि आप परमिटेड टू यूज़, आप यूज़ करने का राइट दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे परमानेंटली ट्रांसफ़र की। परमानेंटली ट्रांसफ़र में आपका सबसे पहला होगा कि आपने कंसिडरेशन लिया उसके बदले में या नहीं लिया। अगर आपने फॉर कंसिडरेशन किया, क्या आप बदले में कुछ लाभ ले रहे हो, चाहे पैसे में ले रहे हो, चाहे काइंड में ले रहे हो, कोई सामान ले रहे हो बदले में, तो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा, ठीक है, अगर कंसिडरेशन है। अब दूसरा है कि कंसिडरेशन नहीं है, परमानेंट वाले में बात हो रही है कि कंसिडरेशन नहीं लिया आपने, तो फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि ट्रांजैक्शन वो शेड्यूल 1 में कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। शेड्यूल 1 में कवर हो रही हैं तो ये देखा जाएगा कि यस, अगर शेड्यूल 1 में कवर हो रही हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, और शेड्यूल 1 में अगर कवर नहीं हो रही हैं तो वो सप्लाई नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट ट्रांसफ़र पे। परमानेंट ट्रांसफ़र में ये देखा जाएगा कि कंसिडरेशन है या नहीं है। अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है, टेम्परेरी वाले में। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वहाँ पे भी देखा जाएगा शेड्यूल 1 में कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर शेड्यूल 1 में कवर नहीं हो रहे हैं तो सप्लाई नहीं कहलाया जाएगा, और अगर कवर हो रहे हैं तो सप्लाई कहलाया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वही बात जो मैंने पीछे कही थी, पहले भी बताई थी कि राइट टू यूज़ है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर आप टाइटल ट्रांसफ़र कर रहे हो, परमानेंट दे रहे हो, तो बेटा वो आपका हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहला तो ये था आपका। उसके बाद दूसरे पेज में आपका यहाँ पे आप देख रहे हो एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। हम शेड्यूल 1 पढ़ चुके हैं, शेड्यूल 2 भी पढ़ चुके हैं, शेड्यूल 2 का हमने फ्लो चार्ट भी देख लिया। अब शेड्यूल 3 रह गया हमारा। शेड्यूल 3 क्या कह रहा है? शेड्यूल 3 कह रहा है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अगर एक एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है तो नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे इन सर्विसेज में, ये जितनी भी हैं शेड्यूल 3 में, इनमें जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है, और किस वजह से दे रहा है? अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, नौकरी की वजह से, तो बेटा वो सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा है अगर सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मैंने बताया था कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक जैसे होते हैं। कोर्ट में जज बैठता है, ट्रिब्यूनल में एक बड़ा अधिकारी बैठता है, जो जिस भी विभाग की संस्था होती है, उसका कोई रिटायर हो अधिकारी या कोई एक्सपीरियंस वाला हो, जिसे एक जज की पावर दे दी जाती है। तो कोर्ट में जाने से पहले ट्रिब्यूनल में केस जाते हैं कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई केस हो सकता है कि वहाँ हल हो जाए, तो वो फिर कोर्ट जाने से बच जाता है आदमी। पर अगर ट्रिब्यूनल वाले भी नहीं हो पाता, वो फिर भी कोर्ट जाता है, तो फिर कोर्ट में तो जज और वकील का काम होता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट, क्या ट्रिब्यूनल में भी वकीलों का काम होता है? यस, ट्रिब्यूनल में भी वकील ही काम करते हैं। तो अगर कोई सर्विस
कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा दी जा रही है, ठीक है, और किसी भी कानून के तहत दी जा रही है, ठीक है, और किसी भी समय दी जा रही है, टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, तो वो भी बेटा उस पर भी किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद तीसरा है द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा इसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिसको एमएलए कहते हैं, ठीक है, विधायक, एमपी हो गया आपका सांसद, मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत का कोई मेंबर होगा, ठीक है, जिसको प्रधान कह देते हैं, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कोई म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर होगा जिसको पार्षद भी कह देते हैं, और पार्षद भी कह देते हैं, और चेयरमैन भी आप इसमें ही इंक्लूड करें, या महापौर भी आप इसमें इंक्लूड करें, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज़, और इसी तरह की कोई अगर अथॉरिटीज़ हैं तो वो सब द्वारा अगर कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, और वो काम किस लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, ठीक है, जनता की भलाई के लिए करते हैं, तो उस पर भी किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन प्रोविजंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, और जैसा ऊपर बताया गया अगर इसी तरह का कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसे अधिकार दिया गया हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ठीक है, वो एमपी ना हो, एमएलए ना हो, पंचायत का मेंबर ना हो, प्रधान ना हो, पार्षद ना हो, महापौर ना हो, चेयरमैन ना हो, ठीक है, पर उसे अगर इसी तरह का वो कोई कार्य कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है तो उसके द्वारा किए गए कार्य पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सी द ड्यूटीज परफॉर्म्ड एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और ए मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई किसी कंपनी का कोई चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, ठीक है, वो कोई कार्य कर रहा है उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय, तो उसके द्वारा भी बेटा किए गए कार्य पे कोई जीएसटी नहीं होगा। पर यहाँ पे शर्त यह है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका या जिसको महापालिका कहते हैं, या नगर पंचायत हो गया, इनके द्वारा कोई बनाई गई संस्था हो, तो उसके डायरेक्टर को ही छूट है, किसी प्राइवेट वाले को कोई इस प्रकार की छूट नहीं है। इसी प्रकार आपका फोर्थ है सर्विसेज ऑफ, यस, रुक जाओ मैं अभी देखता हूँ, अब ये लेट तो आते हैं बच्चे। ज्वाइन हो गए सभी, चलिए अब फोर्थ पॉइंट है बेटा सर्विसेज ऑफ फनरल, रूरल, सिमेट्रियम और मॉर्चरी। देखो किस किस टाइम पे बच्चा है, अगर कोई फनरल, रूरल, अगर कोई शमशान घाट पे सर्विसेज दे रहा है, कोई कब्रिस्तान में सर्विसेज दे रहा है, कोई मुर्दा घर मॉर्चरी में सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया बेटा, ठीक है, तो ये सब सर्विसेज जो है इन पे जीएसटी नहीं लगता है, इन पे किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ये शेड्यूल 2 में है कि अगर मैं कोई शेड्यूल 2 के क्लोज बी में जिस तरह की लैंड लिखी हुई है, ठीक है, वहाँ आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप उस तरह की कोई ज़मीन या मकान बेचते हो, ठीक है, तो उस पर भी किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। और ये चीज़ मैंने बताई भी थी आपको कि जीएसटी जो लगता है वो बेटा लगता है आपका किसको कहते हैं इसको, फिक्स, कोई ऐसी एसेट है जो हम जिसको फिक्स हैं जो एक तरह से, उन पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे लैंड और बिल्डिंग हो गया। तो
ये क्लोज बी शेड्यूल 2 में ये दे दी गई हैं, क्लोज बी में पैराग्राफ 5 में, तो उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद 6 है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कोई ऐसे क्लेम्स जो भविष्य में हमसे हमारे पे आ सकते हैं, हमसे मांगे जा सकते हैं। ठीक है। लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़कर, तो उन पे भी जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि वो अनिश्चित होते हैं। ठीक है। और सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस, अब कोई सप्लाई ऑफ गुड्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? एक ऐसे स्थान से आ रहा है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, जहाँ पे उस माल पे कोई टैक्स नहीं लगता। और कहाँ पे जा रहा है? अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और कहाँ जा रहा है? ऐसी जगह जा रहा है वहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और इंडिया में ये एंटर नहीं हुआ है। विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, भारत, मैंने ये चीज़ बताई भी थी आपको कि मैंने कोई दुबई से कोई माल लेके मैंने यूके में कनाडा में बेच दिया, पर मान लीजिए कनाडा में भी टैक्स नहीं लगता है और मेरा दुबई में भी टैक्स नहीं लगता है, तो सभी तरह का अगर टैक्स नहीं लगता है, दोनों जगह पे टैक्स नहीं लगता, और मैं इंडिया में वो माल नहीं लेकर आया हूँ जबकि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, तो उस तरह के माल पे भी जो इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, उस पर मेरा कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंडिया का व्यापारी इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसका कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यस नहीं लगेगा। उसके बाद 8 है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। और किसी वेयर हाउस से कोई गुड्स भेजा जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है बेटा? किसी ऐसे व्यक्ति को जो उससे कंजम्पशन यानी कि उसको यूज़ करेगा, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ऑरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है किसके द्वारा है? कंसाइनी। ये जो 8 का बी पॉइंट है, ये पॉइंट है बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर मैं कोई बाय किसी ने कोई सामान भेजा, ठीक है, एंडोर्समेंट भेजा, और मैंने उस सामान को मंगाया था, मैंने उस सामान को क्लियर ये कह रहा है आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट से वो सामान डिस्पैच कर दिया गया और ऑफ ऑरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है। और बाहर ऐसे ही पोर्ट जो था वो इंडिया से बाहर का था। ठीक है। यहाँ पे इसको समझने वाली एक चीज़ ये होगी कि आप ये समझ जाइए कि जैसे मैंने अभी एक पॉइंट में बताया था कि मैंने इंडिया के बाहर से बाहर कोई माल भेजा, तो ये भी वही वाली चीज़ को दोबारा कह रहा है कि अगर आप कोई इंडिया के बाहर के पोर्ट से कोई सामान अगर मंगा रहे हो, ठीक है, और वहाँ से क्लियरेंस ले रहे हो, ठीक है, होम कंजम्पशन के लिए, आपने कोई यूएसए से सामान मंगाया और उसके आप आगे उसको सेल आउट नहीं करोगे। ठीक है। मान लीजिए आपने ईबे से सामान मंगाया, आपने सेल आउट नहीं करोगे, उसको यूज़ करोगे, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपको जीएसटी नहीं देना, आप दे के आए हो, पर फर्दर आपको कोई जीएसटी नहीं पे करना है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है। तो ये था हमारा 8B। इसके बाद बात करेंगे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। इसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर में काफ़ी बात हो चुकी है कि अगर एम्प्लॉय, यहाँ पे देखो एक ये चार्ट बना हुआ है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर को अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो कारण क्या है कि वो जो नौकरी में है उसकी वजह से सर्विस दे रहा है। अगर यस है, ठीक है, तो कोई सप्लाई नहीं कहलाएगा। ठीक है। और अगर उसकी वजह से कोई सर्विस वो नहीं, मतलब ये कोई वजह नहीं है, तो फिर देखा जाएगा कि भैया कंसिडरेशन लिया है, वो कहेगा यस कंसिडरेशन लिया है तो सप्लाई कहला जाएगा। वो कहेगा जी कंसिडरेशन नहीं लिया है तो सप्लाई कहा जाएगा
पर वहाँ पे एक लिमिट आ जाएगी कि 50,000 तक की सप्लाई तो टैक्स फ्री है, 50,000 से ज़्यादा होते ही 50,000 तक की तो गिफ्ट माना जाएगा कि ठीक है तुमने गिफ्ट के रूप में सप्लाई कर दी, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। पर 50,000 से जैसे ही ज़्यादा हुआ, जैसे ही ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है, टोटल सप्लाई को, ये नहीं कि ज़्यादा सप्लाई को, टोटल सप्लाई, टोटल जितना भी अमाउंट बैठेगा उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है, जो चीज़ हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं उसी का ये बना के बता दिया गया। उसके बाद रेमुरेशन पेड टू डायरेक्टर, यहाँ पे रेमुरेशन पेड टू डायरेक्टर, अब डायरेक्टर है, कोई व्यक्ति डायरेक्टर है किसी कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ दो तरह के हैं, एक तो हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक हो गया अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन डायरेक्टर होता है? ये वो डायरेक्टर होता है जिसे सरकार अपॉइंट करती है। इस डायरेक्टर को सरकार अपॉइंट करती है किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा अपॉइंट एक व्यक्ति होता है जो उस कंपनी की सरकार द्वारा एक तरह से देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। तो ये अगर सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो ये टैक्स तो देगा नहीं, तो इसकी जगह कौन टैक्स देगा? इसकी जगह टैक्स देगी कंपनी, आरसीएम बेस पे देगी बेटा, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का कोई एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद अगर दूसरी तरह का कोई डायरेक्टर है तो ध्यान रखिएगा, उस डायरेक्टर को कुछ भी मिल रहा है, चाहे उसको रेमुरेशन मिल रहा है, चाहे उसको कमीशन मिल रहा है, ठीक है बेटा। दोनों कंडीशन में उस डायरेक्टर का टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। अगर उसको एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो सबसे पहले जो उसको रेमुनेशन मिलेगा वो टीडीएस अंडर सेक्शन 192, ठीक है, 192 सैलरी पे लगता है टीडीएस, तो वो उसका डिडक्ट किया जाएगा। और फिर देन कवर्ड शेड्यूल 3, और जब उस पर टीडीएस लग जाएगा तो वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर रेमुनेशन पेड टू डायरेक्टर, अगर उसको एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, एक बाहरी व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको फिर जो डायरेक्टर है उसको टीडीएस 194J में इनकम टैक्स एक्ट में देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और रिवर्स चार्जेस बेसिस, और फिर कंपनी उस पर उसके ऊपर टैक्स देगी आरसीएम के रूप में, ठीक है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे। तो अदर डायरेक्टर को दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एज ए एम्प्लॉय और अदर देन एम्प्लॉय, ठीक है। एज ए एम्प्लॉय करोगे 192 में टीडीएस लो और जीएसटी में वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर अदर तरीके से उसको एक प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल आप यूज कर रहे हो डायरेक्टर को, तो फिर 194J में उसका टीडीएस कटेगा और आरसीएम बेस पे कंपनी को उसका जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टर की बात। उसके बाद डायरेक्टर हो गया, आई थिंक एक ही रह गया है बस, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अब फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ये क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ जाइए। देखिए, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कंपनियों पे लगाया जाता है। किस वजह से लगाया जाता है? कि अगर कंपनियां अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज दे रही हैं, कुछ फ़ायदे दे रही हैं, ठीक है, जिनको हम परक्यूजिट्स कहते हैं, परक्यूजिट जो सुविधाएं दे रही हैं, तो जैसे घर दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, और नौकर चाकर नौकर दिए हैं, तो वो सुविधाएं हैं। तो उन सुविधाओं पे सरकार
गवर्नमेंट कंपनियों को ये कहती है कि आप इस पे टैक्स दो, जो सुविधाएं आप अपने कर्मचारियों को दे रहे हो, एम्प्लॉय को दे रहे हो। तो उस टैक्स को, जो उस पे टैक्स दिया जाता है, उसको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहा जाता है, ठीक है, FBT। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ये पहले इनकम टैक्स में था, फिर बाद में इसको GST में लेके आ गए हैं इस बार। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स GST का है। तो रिम्बर्समेंट टू स्टाफ इज एन एक्सपेंस इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस एंड इफ सेम इज अगेंस्ट अ टैक्सेबल सप्लाई विल अट्रैक्ट GST। ये कह रहा है कि अगर आप FBT को, फ्रिंज बेनिफिट को, एक स्टाफ एक्सपेंस के रूप में देखते हो कि एक खर्चा हो रहा है, ठीक है, और किस लिए हो रहा है, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे चलाने के लिए, ठीक है, और एक टैक्सेबल सप्लाई, तो ये क्या कहलाएगा, एक टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगा और इस पे GST आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अंडर इनकम टैक्स, देन अगर इनकम टैक्स में कोई टैक्स लग गया, ठीक है, अगर टैक्स अंडर इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स में कोई टैक्स लग गया तो GST में कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इनकम टैक्स में अगर कोई टैक्स नहीं लगा तो फिर GST देना पड़ेगा, बचोगे नहीं भाई। गवर्नमेंट ये कह रही है कि या तो इनकम टैक्स में टैक्स दे के आ जाओ तो GST नहीं लेंगे, और अगर इनकम टैक्स में बच के आ गए तो फिर हम GST में लेंगे, पर फ्रिंज बेनिफिट पे टैक्स नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और ये केस लॉ है, ये बिल्कुल इसका फ्रिंज बेनिफिट का ही है, तो आप लोग इसको पढ़ लें ध्यान से। और बस आज इसको पढ़ने में कोई इतनी वो नहीं है, समझाने वाली बात नहीं है। आज की क्लास बस इतनी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अब भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और आज की क्लास बताइए, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं।